A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my channel Blivinder Study Circle. So friends, जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में स्पीकर ऑफ द लोकसभा का टेन्योर क्या प्रोसेस रहता है उसका वो हमने डिस्कस किया था. नाउ टुडे आई विल कंटिन्यू दैट टॉपिक. नाउ आई विल डिस्कस independence and impartial independence and impartial office of the Speaker of Lok Sabha. Independence and impartial partiality of office of Speaker of Lok Sabha. So ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि स्पीकर का जो ऑफिस है, जो स्पीकर की जो पोस्ट है, वो एक इंडिपेंडेंट पोस्ट है और इम्पार्शल. ओके, दैट मीन्स वो किसी को फेवर नहीं करता है और वो इंडिपेंडेंट है. ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस दोस प्रोविजंस. ये मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. सो सबसे पहले जो प्रोविजंस जो प्रोवाइड है दैट इज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ऑफिस ऑफ स्पीकर का जो टेन्योर है वो जैसे ही स्पीकर इलेक्ट होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा, स्पीकर की जो इलेक्शन कंडक्ट की जाती है, ऐसा नहीं है कि एनी टाइम स्पीकर को रिमूव किया जाता है. स्पीकर को रिमूव करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है लोकसभा में, जो 50 मेंबर्स जिसको सपोर्ट होनी चाहिए, और वो जो रेजोल्यूशन है वो मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स के साथ जो है वो पास होना चाहिए लोकसभा में. सो वी कैन से कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दैट मीन्स कि वो इंडिपेंडेंस है. ऐसा नहीं है कि वो उसको एनी टाइम किसी पर डिपेंडेंट है उसका टेन्योर. क्लियर? तो इम्पार्शियल टेन्योर में सबसे पहले क्या है, दैट मीन्स ही कैन बी रिमूव्ड only by resolution passed by majority of all the members of Lok Sabha. And that resolution majority of all the members of the Lok Sabha, and that resolution must be supported by at least 50 members. सो वी कैन से कि इस पॉइंट से क्लियर है कि उसका जो टेन्योर है वो सिक्योर है, वैसे ही रिमूव नहीं किया जा सकता. उसको रिमूव करने के लिए 50 मेंबर्स की एटलीस्ट सपोर्ट होनी चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए लोकसभा में. और फिर जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसका मेजॉरिटी, दैट मीन्स 51% ऑफ द वोटिंग जो है उसके फेवर में, ना कि ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से नहीं. ऑर्डिनरी मेजॉरिटी मीन्स द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. बट यहाँ पे एक मेजॉरिटी ऑफ इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए कि जिसमें मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स. क्लियर? तो इस पॉइंट से मैं एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि इसका टेन्योर जो है वो ऑफिस इसका इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट नेक्स्ट उसका नंबर 2, his salaries and allowances. His salaries and allowances
His salaries and allowances फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट। कौन फिक्स करता है? पार्लियामेंट। एंड वन मोर थिंग, and are charged on the Consolidated Fund of India, and are not subject to annual vote of Parliament. अब देखिए इसकी सैलरीज एंड अलाउंसेस, ये भी इसकी एक इंडिपेंडेंस शो करता है और इम्पार्शलिटी किस तरह से। इसकी जो सैलरीज और अलाउंसेस हैं ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ओके। और इसकी जो सैलरीज और अलाउंसेस हैं, और यूजुअली जितने सैलरीज अलाउंसेस जो हैं ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से टू टाइप्स के जो हैं फंड्स रहते हैं, एक चार्ज्ड अपॉन, एक मेड फ्रॉम। जो चार्ज्ड फंड्स होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जो फंड चार्ज किए जाते हैं उनको जो है पार्लियामेंट की अप्रूवल या वोटिंग की ज़रूरत नहीं रहती है। दो फंड्स मेड फ्रॉम द पार्लियामेंट, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उनके लिए वोटिंग ज़रूरी रहती है। जैसे हमारा जो बजट सेशन रहता है, बजट में जो फंड्स रहते हैं वो दे आर नॉट चार्ज्ड अपॉन, दे आर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और उसके लिए जो है एक पार्लियामेंट का अप्रूवल, उसकी वोटिंग ज़रूरी है। बट ये सैलरीज और अलाउंसेस ऑफ स्पीकर के लिए ये फंड्स जो है ये चार्ज किए जाते हैं। याद रखिएगा, जो फंड्स चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू एनुअल वोट ऑफ द पार्लियामेंट। उनके लिए पार्लियामेंट में वोटिंग की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? और नंबर 3 नाउ, his conduct of powers are business of house are not subject to jurisdiction. Not subject to jurisdiction of any court. दैट मीन्स स्पीकर का यूजुअली काम क्या है, वो हमने डिस्कस किया था उसकी पावर्स में, कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, हाउस को कंट्रोल करना, उसकी प्रोसीडिंग्स को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, उसकी अपनी पावर्स जब वो यूज़ करता है बिजनेस ऑफ हाउस उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह के रूल्स रेगुलेशन मतलब बनाता है, उन सब चीज़ों के लिए वो किसी भी कोर्ट ऑफ इंडिया में उसकी वो जुरिस्डिक्शन उसके रिलेटेड किसी भी कोर्ट में नहीं हो सकती है। क्लियर? वो पार्लियामेंट का ही काम है, पार्लियामेंट के अंदर ही देखा जाएगा, पार्लियामेंट्री रूल्स के अकॉर्डिंगली, उसमें कोर्ट की इंटरफेरेंस नहीं रहती है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, उसका इम्पार्शियल बिहेवियर, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टांस but only vote in case of tie or equality.
ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्पीकर का जो ऑफिस है वो न्यूट्रल रहता है, इम्पार्शियल रहता है। इम्पार्शियल मीन्स यूजुअली जो पार्लियामेंट में जो किसी भी बिल के रिलेटेड जो वोटिंग्स होती हैं तो उसमें स्पीकर जो है वोट नहीं करता है, सो दैट कि एक इम्पार्शियल मतलब बिहेवियर जो है वो कंडक्ट किया जाए। ओके, बट speaker can only vote in the second instance, that is only in case of tie equality, जिसको कास्टिंग वोट भी कहा जाता है। जब इक्वालिटी ऑफ वोट होगी ओनली स्पीकर तभी वोट करेगा, अदर नॉर्मल कंडीशंस में वो वोटिंग नहीं करता है। तो ये भी इसकी इम्पार्शियलिटी शो करता है इसके ऑफिस की। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम पहले भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट इन डिटेल। नाउ नेक्स्ट वन इज he is given very high position in order of precedence, in order of precedence। His rank is 7th. His rank is 7th, along with Chief Justice of India, CJI. This means his rank is higher than all cabinet ministers except Prime Minister and Deputy Prime Minister। ओके, अब इसकी इंडिपेंडेंस की बात करें तो इसकी जो पोजीशन है, जो उसका रैंक है स्पीकर का, वो सब कैबिनेट मिनिस्टर से ऊपर होता है। ये सीनियर है। स्पीकर की जो पोस्ट है ये काफ़ी प्रिविलेज पोस्ट रहती है। स्पीकर का जो रैंक रहता है वो यूजुअली एक जो सीक्वेंस है ऑर्डर्स की, जैसे प्रेसिडेंट देन प्राइम मिनिस्टर, तो इस तरह से जो सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस में स्पीकर का जो रैंक आता है वो 7th पोजीशन पे आता है, 7th नंबर पे, विच इज इक्विवेलेंट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दैट मीन्स स्पीकर 7th रैंक पे है, जो कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं उन सबसे ऊपर रहता है स्पीकर का रैंक, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के, और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, जो कि पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का भी प्रोविज़न होता था। जैसे सरदार पटेल जो थे वो इंडिया के सबसे पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, देन अभी ये प्रोविज़न नहीं है। ओके, सो अभी अगर की एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो स्पीकर का रैंक सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से छोटा रहता है। बाकी जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर, चाहे वो होम मिनिस्टर, हर एक से जो है स्पीकर का रैंक उन सबसे ऊपर रहता है। क्लियर? ओके, तो ये था कुछ प्रोविजंस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि स्पीकर का जो ऑफिस है वो इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट है। बट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट इन केस ऑफ स्पीकर ऑफ, अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो इन ब्रिटेन वहाँ पे क्या प्रोविज़न है, वहाँ पे स्पीकर जो रहता है वो नॉन पार्टी का मेंबर रहता है। अगर वो किसी पार्टी का मेंबर, अगर ब्रिटेन में क्या है प्रोविज़न, इन ब्रिटेन प्रोविज़न क्या है, स्पीकर नॉन पार्टी मेंबर होना चाहिए और रिजाइन करता है
from party after becoming speaker. जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. ब्रिटेन में स्पीकर जो है वो नॉन पार्टी मेंबर रहता है. अगर कोई भी मेंबर जो है स्पीकर जिसको बनाया जाता है वो अपनी पार्टी से जो है वो रिजाइन करता है, जबकि इंडिया में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है. स्पीकर जो है पार्टी का मेंबर रहता है. अगर वो किसी पार्टी का मेंबरशिप उसकी कैंसिल हो जाए तो उसका स्पीकर का ऑफिस भी, जो पोस्ट भी उसकी ख़त्म हो जाती है. क्लियर. नाउ उसी के साथ में आफ्टर स्पीकर द सेकंड जो ऑफिसर रहता है लोकसभा का, दैट इज डेप्यूटी स्पीकर. Deputy speaker. So like deputy speaker is also elected by the members of the Lok Sabha. तो ये भी इसको भी इलेक्ट कौन करते हैं? Members of. He is also elected by Lok Sabha from among its members, and also he is elected after the election of स्पीकर. पहले स्पीकर की इलेक्शन होती है, उसके बाद में डेप्यूटी स्पीकर जो है वो इलेक्ट किया जाता है. ओके. और इसकी जो डेट ऑफ इलेक्शन रहती है, डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर फिक्स बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा. दिस इज इंपॉर्टेंट. कौन फिक्स करता है इसकी इलेक्शन डेट? स्पीकर ऑफ लोकसभा. क्लियर. सो स्पीकर ऑफ लोकसभा फिक्स करता है इसकी डेट ऑफ इलेक्शन को. और इसका भी जो टेन्योर क्या रहता है, लाइक स्पीकर he also remains in office during life of Lok Sabha. ओके. तो जब तक लोकसभा है तो लोकसभा का जैसे ही लोकसभा का डिसॉल्व हो जाती है तो आफ्टर सम टाइम्स फर्स्ट मीटिंग, जब न्यू इलेक्शंस के बाद में न्यू लोकसभा फॉर्मेशन की फर्स्ट मीटिंग से पहले ये ऑफिस वैकेट करता है. और पहले स्पीकर की इलेक्शन होती है, फिर डेप्यूटी स्पीकर की इलेक्शन होती है, जिसकी डेट फिक्स कौन करता है? स्पीकर. जबकि स्पीकर की डेट फिक्स कौन करता है? प्रेसिडेंट. सो लाइक स्पीकर, इसका भी ऑफिस वैकेट कब होता है? वैकेंट ऑफ ऑफिस, फर्स्ट वन, if he ceases to be a member of लोकसभा. अगर वो लोकसभा का मेंबर ना रहे तो उस केस में इसका ऑफिस जैसे स्पीकर का था, इसका भी मतलब पोस्ट वैकेंट हो जाती है. इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, किसको रेजिग्नेशन देगा ये? स्पीकर को. स्पीकर किसको रेजिग्नेशन देता है? डेप्यूटी स्पीकर को. तो इन केस ऑफ removing by a resolution similar passed by majority of all members, just
जस्ट लाइक स्पीकर, दैट मीन्स जहाँ तो फिर उसको रिमूव किया जाए तो रिमूव किस तरह से, इसकी भी रिमूविंग सेम होती है। अगर लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो रेजोल्यूशन पास कर दें जिसमें कि जो टोटल मेंबर्स की जितनी स्ट्रेंथ है उसका 51% अगर जिसके फेवर में वोटिंग कर दे रेजोल्यूशन के, तो ये रिमूव हो जाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ओके, तो इसकी ड्यूटीज क्या रहती हैं यूजुअली? सो ड्यूटीज लाइक performing duties of speaker in case of vacant of office of speaker। अगर किसी कारण से स्पीकर का जो ऑफिस वैकेंट हो जाए, कहीं वो रिजाइन दे दे या उसका रिमूव हो जाए, तो कुछ टाइम के लिए डेप्यूटी स्पीकर उसकी जो है ड्यूटीज परफॉर्म करता है, ये इसका काम रहता है। नंबर 2, ऑल्सो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ स्पीकर, तो जब स्पीकर एब्सेंट हो उस केस में भी डेप्यूटी स्पीकर जो है स्पीकर का रोल प्ले करेगा। और इन दोनों केसेस में जब डेप्यूटी स्पीकर जो है स्पीकर का रोल प्ले करता है, स्पीकर की पोस्ट पे बैठता है, उस वक्त वो सारी पावर्स प्रिविलेजेस जो हैं वो एंजॉय करता है जो कि स्पीकर एंजॉय करता है, और सेम पावर्स रहती हैं उसकी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ओके, एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, इन केस अगर स्पीकर जब डेप्यूटी स्पीकर, व्हेन एवर डेप्यूटी स्पीकर परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर, जब भी डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर की ड्यूटीज परफॉर्म करता है उस वक्त वो सारी पावर्स एंजॉय करता है। दैट मीन्स अगर जॉइंट सीटिंग्स हो रही हैं, स्पीकर एब्सेंट है, तो डेप्यूटी स्पीकर एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, बिकॉज प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन रहता है जॉइंट सीटिंग्स का, दोनों हाउसेस का, स्पीकर। तो इस केस में भी अगर स्पीकर एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर जो है वो स्पीकर का रोल प्ले करेगा। क्लियर? एंड ऑल्सो वन मोर थिंग रिगार्डिंग स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर जो है, डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट, he is not subordinate to speaker, he is not subordinate to the speaker, but he is directly responsible to house। क्लियर? दैट मीन्स डेप्यूटी स्पीकर जो है वो स्पीकर का सबऑर्डिनेट नहीं है, दैट मीन वो उसके अंडर काम नहीं करता है। डेप्यूटी स्पीकर यूजुअली एक्ट एज अ मेंबर, जैसे अदर मेंबर्स हैं ऐसे ही डेप्यूटी स्पीकर जो है वो मेंबर ऑफ द हाउस रहता है अदर मेंबर्स की तरह, और वो रिस्पॉन्सिबल किसको रहता है? हाउस को, ना कि स्पीकर को। वो उसका सबऑर्डिनेट नहीं है, उसके अंडर, उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके अंडर काम नहीं करता है। बट जब भी ऑफिस वैकेंट होगा स्पीकर का तब ये उस ऑफिस में परफॉर्म करेगा स्पीकर की पोस्ट पे। एंड वन मोर थिंग, whenever deputy speaker becomes member of any parliamentary committee, he automatically become its member।
दिस इज इम्पोर्टेंट। दैट मीन्स अगर डेप्यूटी स्पीकर को अगर वो किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनता है तो ऑटोमेटिकली उसका क्या बन जाएगा, ही ऑटोमेटिकली बिकम सॉरी नॉट मेंबर, इट्स चेयरमैन, ही ऑटोमेटिकली बिकम इट्स चेयरमैन। किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का अगर डेप्यूटी स्पीकर जो है उसका मेंबर अपॉइंट अगर उसको किया जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका क्या बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा। ओके और इसी के साथ में कुछ और प्रिविलेजेस, अगर हम वोटिंग राइट्स की बात करें तो उसका वोटिंग राइट एज कंपेयर टू स्पीकर इन द पार्लियामेंट इज डिफरेंट। जैसे कि स्पीकर जो है सिर्फ इन केस ऑफ टाई या इक्वालिटी का वोट में ही जो है वोट कर सकता है, बट डेप्यूटी स्पीकर जो है कैन वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस like other members. In parliament, but not in case of tie or equality. तो दैट मीन्स जो डेप्यूटी स्पीकर रहता है ओके जो डेप्यूटी स्पीकर रहता है वो यूजुअली उसका जो पावर्स हैं वो जस्ट लाइक एन मेंबर ही है। सिर्फ डेप्यूटी स्पीकर का काम क्या है, सिर्फ स्पीकर की ड्यूटीज परफॉर्म करना जब कभी स्पीकर एब्सेंट हो या उसकी पोस्ट वैकेंट हो जाए। अदरवाइज वो एक नॉर्मल मेंबर की तरह ही एक्ट करता है। दैट मीन्स जो भी नॉर्मल वोटिंग प्रोसीजर रहता है, जैसे अदर मेंबर्स किसी बिल पे वोटिंग करते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर भी उन केसेस में जो है वोट करता है, बट टाई और इक्वालिटी के केस में वोट नहीं करता है। बट रिमेंबर वन थिंग, बट व्हेन डेप्यूटी स्पीकर इज परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर, जब डेप्यूटी स्पीकर की ड्यूटीज परफॉर्म करता है उस वक्त उसकी वोटिंग पावर सिमिलर टू द स्पीकर रहेगी। दैट मीन्स उस वक्त वो फर्स्ट इंस्टेंस में जो है नॉर्मल कंडीशंस में जो है वोट नहीं कर सकता है। वो सिर्फ वोट कब करेगा, ओनली इन केस ऑफ टाई और इक्वालिटी, बिकॉज उस वक्त वो स्पीकर की पोस्ट पे होता है, याद रखिएगा। बट नॉर्मल कंडीशंस में डेप्यूटी स्पीकर जो है फर्स्ट इंस्टेंस में अदर मेंबर्स की तरह वोटिंग करता है किसी भी बिल पे। इक्वालिटी और टाई के केस में नहीं कर सकता, बट जब वो स्पीकर की ड्यूटी पे फॉर्म करेगा उस वक्त वो सेकेंड इंस्टेंस में ही वोट करेगा, फर्स्ट में नहीं करेगा। क्लियर? आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो चुका और आपने ये टॉपिक एंजॉय भी करेंगे। और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।